एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विज्ञान क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है और केमिस्ट्री में और चैप्टर्स की तुलना में थोड़ा इजी है, तो हम पहले इजी चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे और उसके बाद में हम धीरे धीरे लेवल पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड के प्रकार क्या होते हैं, उनको बनाने की विधियां क्या क्या है, उनके संशोधन की विधियां क्या है, इन सभी बातों पे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोलाइड शब्द आया कहाँ से। तो सन 1861 में थॉमस ग्राहम ने अनेक पदार्थों के जलीय विलयनों को चर्मपत्र या जंतु झिल्ली में से गुजार कर देखा और पाया कि कुछ विलय जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन आदि इस झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको अलग से बताता हूँ। सपोज कीजिए एक आपने बीकर लिया और इस बीकर के ऊपर आपने एक चमड़ी का थैला लगा दिया। एक आपके पास में घोड़ है या कोई विलयन है, इसने आपको इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, आप सोच रहे हैं इसको छानने के लिए। आपने क्या डाला? इसको छानने के लिए। तो आपने एक चीज़ नोट की कि इस विलयन में से कुछ भाग तो नीचे चला जाता है, लेकिन कुछ भाग इसके ऊपर ही रह गया। ध्यान से देखना इस बात का। इस विलयन में से कुछ भाग तो इस जंतु झिल्ली में से छन जाता है और कुछ भाग है जो इस जंतु झिल्ली के ऊपर ही रह जाता है। तो देखिए, जो इस जंतु झिल्ली के ऊपर ही भाग रह गया उसे कहते हैं हम कोलाइड। ठीक है, और जो इसके नीचे छन के आ गया उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाभ। याद रखना इस बात का। तो परिभाषा यही है कोलाइड की। जो जंतु झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते हैं उन्हें कोलाइड कहते हैं, और जो जंतु झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। ठीक है, तो अपना इजी हो जाएगा। तो देखो, जो झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते हैं कोलाइड कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जिनके विलयन चर्मपत्र, जिसको पार्चमेंट पेपर भी बोलते हैं, में से आसानी से विस्तृत हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे शक्कर, यूरिया, नमक, क्षार आदि। अब हम पढ़ते हैं कोलाइड। तो परिभाषा समझ में आ गई। जो जंतु झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते हैं उन्हें कोलाइड कहते हैं, और जो विस्तृत हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। अगर इसको अपन जनरली भाषा में समझे कि जैसे मान लीजिए आप चाय उबाल रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ तैयार हो गया, आपको बस उसको छानना ही है। तो अपन जो आगे जो चालनी लगाते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ भाग तो नीचे छन जाता है, अपने कप गिलास में आ जाता है, और कुछ भाग है जो उसके ऊपर जो सूखी चाय है, उस अदरक वगैरह उसी के ऊपर रह जाती है। तो जो उस चालनी की जो ऊपर रह गई वो हो गया अपना कोलाइड, और जो अपनी चाय जो नीचे आ गई उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाभ। कोलाइड ये ग्रीक भाषा के शब्द ग्लू, जिसका मतलब होता है गोंद, के कोला, जिसका मतलब क्या होता है कोला से, दोबारा पढ़ते हैं, ग्रीक भाषा की ग्लू, ये ग्रीक भाषा का कोई शब्द है कोला, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है गोंद होता है, उससे लिया गया है। अर्थात कोला ग्लू यानी गोंद है, प्लस कोला इड्स लास्ट में देखो, इड्स, और इड्स का मतलब क्या होता है जैसा या लाइक, यानी गोंद के जैसे जो कोई पदार्थ आपको दिखाई दे उसे हम कोलाइड कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इसमें अपने नोट देखते हैं। पहला नोट है, NaCl जल में क्रिस्टलाभ परंतु अल्कोहल या बेंजीन में विलय करने पर कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। याद रखें इस बात का। जैसे अभी हमने देखा क्रिस्टलाभ, NaCl ये उदाहरण है इसका, लेकिन अगर इसी को अगर आप पानी के अलावा अगर आप अल्कोहल में या बेंजीन में घोलेंगे तो फिर वहाँ से चर्मपत्र से छनेगा नहीं, अर्थात वह कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। दूसरा नोट पढ़ते हैं, सल्फर अल्कोहलिक विलयन में तो क्रिस्टलाभ की तरह रहेगा परंतु जलीय विलयन में कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। देखिए ये एक्सेप्शन है जो आपको याद करने हैं। तीसरा नोट है, साबुन का सांद्र जलीय विलयन कोलाइड, यानी अगर साबुन है, अगर आप साबुन को सांद्र जलीय विलयन में मिलाएंगे तो कोलाइड की तरह व्यवहार करेगा, तथा अल्कोहलिक विलयन में क्रिस्टलाभ की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आप इनके साथ के साथ में नोट्स बनाते चलना। आजकल कोलाइड के स्थान पर कोलाइडी अवस्था का प्रयोग करते हैं।
अब हम पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। विलयन ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है कोलाइडी विलयन और तीसरा होता है निलंबन। तो देखो तीनों को समझने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। आपको देखो तीनों में कंपैरिजन नज़र आ रहा होगा, तीनों में कंपैरिजन इधर नज़र आ रहा होगा। आपने देखा इधर कण इसके मोटे हैं अर्थात इसका आकार सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में इससे छोटे ये हैं यानी इसका आकार इससे थोड़ा सा कम है, और सबसे बारीक ये इधर दिख रहे होंगे आपको। तो यानी ऐसे कण अगर आपको कहीं दिखाई देंगे तो इन कणों की अगर कहीं पर उपस्थिति होगी तो उसे हम कहेंगे वास्तविक विलयन, ऐसा कहीं दिखेगा तो कोलाइडी विलयन, और ऐसे अगर मोटे आकार के दिखेंगे तो होता है निलंबन विलयन। ठीक है, अब आपको इसमें देखो ज़्यादा तो नहीं, कम से कम आपको इनका आणविक आकार तो याद करना ही है, यानी इनके मोलिकुलर साइज कितनी है इनकी। तो देखो पहला क्या है जिसे हम ट्रू विलयन बोलते हैं, इसकी साइज है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम, यानी सबसे छोटे या सबसे बारीक होते हैं जिसे अपन एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम से कम। कोलाइडी विलयन 10⁻⁵ से 10⁻⁷ तक, भैया याद कर लेना इसको। और निलंबन 10⁻⁵ से ज़्यादा या 2000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा, यानी कि ये इन दोनों के कंपैरिजन में इसका आकार भी ज़्यादा होता है। ठीक है, एक अपने टेबल देख लेते हैं, इस टेबल के द्वारा आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इन तीनों में क्या क्या अंतर होते हैं। ये टेबल आप लोग इसको उतार लेना अपने नोट्स में। देखिए फटाफट कर देता हूँ मैं इसको। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर। पहला तो कणों का आकार आप लोगों ने देख लिया, 1 nm से कम है, ये अधिक नहीं है, यहाँ पर 1 nm से कम है। कोलाइडी विलयन का 1 से 100 nm तक है और इसका 100 nm से अधिक। तो अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी, इन तीनों में से सबसे मोटा आकार किसका है, 100 nm से ज़्यादा किसका है, निलंबन का। ठीक है, अगला है इसकी प्रकृति, ये समांग होते हैं, ये विषमांग होते हैं और ये भी विषमांग होते हैं। कणों की दृश्यता अति सूक्ष्म से भी नहीं देखा जा सकता, अर्थात अगर माइक्रोस्कोपियों से भी अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो भी आप इन वास्तविक विलयन के कणों को आप नहीं देख सकते। कोलाइडी विलयन के कणों को आप अति सूक्ष्म से देख सकते हैं और इनको आंखों से भी आप देख सकते हैं, किनको, निलंबन को। पृथक्करण यानी इनको छानने का तरीका फिल्टर पेपर के द्वारा संभव नहीं है, कोलाइडी विलयन का भी संभव नहीं है, निलंबन का आराम से संभव। क्यों? क्योंकि विलयन का तो आकार ही मोटा होता है और फिल्टर पेपर आपने देखा होगा कागज़ का आता है। झिल्ली द्वारा अगर आप इसी विलयन को अगर आप झिल्ली से छानेंगे तो संभव नहीं है इसको छानना। क्यों? कणों का आकार ही बहुत बारीक है, उस झिल्ली के जो बारीक बारीक छिद्र होंगे उनमें से भी आर पार निकल जाएगा। कोलाइडी विलयन में संभव है और निलंबन में भी संभव है। विसरण तीव्रता से होगा, क्यों? क्योंकि फटाक से निकल जाएगा। कोलाइडी विलयन इसका धीमी गति से होगा और निलंबन का विसरण भी संभव है। निलंबन का विसरण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कणों का आकार क्या होगा, मोटा होगा, इसलिए जब आप इसको विसरण करने की कोशिश करेंगे तो ये आगे जाएगा नहीं, वहीं जाकर ये रुक जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य। क्यों नगण्य? क्योंकि इनकी साइज ही बहुत कम है, तो गुरुत्व बल इसके ऊपर लगेगा ही नहीं, लगेगा तो न के बराबर लगेगा। इसमें भी ऐसा ही है और इधर इसका प्रभाव लगता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 1-2 पॉइंट और भी है, जैसे ब्राउनी गति हो गया, टिंडल प्रभाव हो गया, वो भी अपन इसमें देख लेते हैं। देखिए इधर ब्राउनी गति, जो वास्तविक विलयन होते हैं वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं और ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। आगे टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा रहे हैं, कहाँ से दर्शाएंगे, प्रकाश परावर्तित इसमें नहीं होगा। कोलाइडी प्रदर्शित करेंगे, ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। अधिशोषण इनका कम है, इसका अधिक है, इसका भी कम है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनका कंपैरिजन याद कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कोलाइडी विलयनों की निकाय या उनकी प्रावस्थाएं। नोट, कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति का होता है। इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है, पहली होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी होती है परिक्षेपण माध्यम। देखो ये बेसिक्स है जो आप लोग इनको अभी से समझ लो ताकि आपको पूरे लेसन में दिक्कत नहीं आएगी। केमिस्ट्री का कोर्स बहुत बड़ा है, तो अभी से अपन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इनको क्लियर करते चलिए। तो देखो इसके लिए समझ लीजिए, पहले अपने एक प्रयोग देखते हैं। मान लीजिए एक बीकर है ये, ठीक है, इसमें आपने पानी भर दिया है और साथ में आपने सोने के कण डाल दिए इसमें। किस लिए आपने इनको कण इसमें डाल दिए, किसके, सोने की। तो आप लोग देखोगे ये इसलिए डाला गया है सोल तैयार करने के लिए। तो देखो जो पानी है उसकी मात्रा ज़्यादा है यहाँ पे,
ठीक है, और सोने की कणों की मात्रा कम है। बस यही पहचान है कि जिस विलयन में जिनकी मात्रा कम होती है वो कहलाती है परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज, और जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो देखो इधर देखते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था, जिस विलयन में कम मात्रा हो वह परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। जैसे अपना अगर विलायक और विलयन की बात करें तो उसमें विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की ज़्यादा होती है। उसी प्रकार परीक्षित प्रावस्था में ये जो विलय होते हैं, परीक्षित प्रावस्था है जो विलय की तरह यहाँ पर व्यवहार करती है, यानी जो AU यानी जो सोना है वो यहाँ पर क्या है, परीक्षित प्रावस्था। ऐसे याद रखो, परीक्षित प्रावस्था यानी जिसकी मात्रा कम है। परिक्षेपण माध्यम, जिसकी विलयन में ज़्यादा मात्रा होती है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है, जैसे विलायक की तरह। ठीक है, परीक्षित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इसे 8 भागों में इसको मतलब विभाजित किया गया है, या इसके मतलब 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र बनते हैं, जो देख लेते हैं टेबल में किस प्रकार बनते हैं। ये देखिए कोलाइडी विलयनों की निकाय हैं। तो देखो इसमें पहला है परीक्षित प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। ये टेबल याद कर लेना, इसको नोट कर लेना, इसके उदाहरण में से क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो पहला परीक्षित प्रावस्था परीक्षण, अगर कोलाइड का नाम है इधर और इधर उदाहरण है तो बनाते हैं। देखो अगर परीक्षित प्रावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, ठीक है, तो उस कोलाइडी निकाय का नाम क्या होगा, झाग या फेन या फोम। उदाहरण क्या है इसके, साबुन के झाग, फेनित क्रीम या शेविंग लोशन। अब ऐसे समझ लो आप शॉर्ट में कि इस लाइन में जो जो माध्यम दे रखे हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, और इधर वालों की मात्रा कम होगी। जैसे अपन एक यही उदाहरण दे लेते हैं, साबुन के झाग ही देख लेते हैं। इधर देखो परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव, यानी यहाँ पर मान लीजिए कोई बाल्टी पानी की भरी हुई है, उसमें पानी है, उसमें से आप क्या मतलब जो अपन उसमें अगर आप गैस डालोगे तो अपन देखते हैं उसमें झाग पैदा होते हैं, यानी कि परीक्षित प्रावस्था गैसीय रूप में है और परिक्षेपण माध्यम क्या है यहाँ पर, द्रव है। तो उस कंडीशन में जो चीज़ बनेगी उस निकाय का नाम होगा फोम। ठीक है, तो ये देखो जो आपको निकाय के नाम दे रखे हैं साथ के साथ में इस टेबल को याद कर लेनी है, जिस ठीक है, उतार लेना है इसको टेबल को पूरी को कंप्लीट को। जैसे एक दो और देख लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए द्रव है, द्रव है, दोनों अवस्थाएं कैसी है, द्रव में, परीक्षित प्रावस्था भी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, तो पायस या इमल्सन बन जाता है। जैसे उदाहरण क्या है इसका, दूध। ठीक है, सारे जानते हैं, जैसे दूध को अपन फैट करते हैं ना, 2 गिलास में डाला इधर उधर किया आपने तो वो क्या हो गया आपका, पायस या दूध कहलाता है। ठीक है, नोट कर लिया इसको, इसके उदाहरण याद कर लेने आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पहला द्रव स्नेही और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो देखो द्रव स्नेही जो द्रव से प्रेम रखता है, स्नेह, द्रव से स्नेह रखने वाले अर्थात वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम के कण परिक्षित प्रावस्था के कणों से स्नेह रखते हैं। अर्थात इसमें दोनों जो प्रावस्थाएं होती है, चाहे परिक्षित प्रावस्था हो या परिक्षेपण माध्यम हो, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आसानी से घुल मिल जाते हैं, अर्थात आसानी दोनों उनके बीच में स्नेह रहता है। उसी प्रकार द्रव विरोधी कोलाइड, इसमें परिक्षेपण माध्यम तथा परीक्षित प्रावस्था के कणों में विरोध रहता है, यानी विरोधी हैं ये एक दूसरे के। परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रावस्था ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जो द्रव स्नेही होते हैं उन्हें उत्क्रमणीय सोल भी कहते हैं। द्रव स्नेह के उदाहरण जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन आदि जल में घोले जाएं तो जल स्नेही कोलाइड भी कहलाते हैं। ठीक है, ये इसके उदाहरण किसके, जल स्नेही के। इधर जल विरोध, ये द्रव विरोधी, इन्हें अनुत्क्रमणीय सोल भी कहते हैं। उदाहरण धातु, धातु ऑक्साइड, सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आदि को जल में घोले तो वे जल विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। अरे कहने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है द्रव विरोधी में क्या, परिक्षेपण और परीक्षित प्रावस्थाएं दोनों ही एक दूसरे का विरोध करते हैं, अर्थात ये आपस में घुलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आगे अपन सारणी देखते हैं, द्रव विरोधी तथा द्रव स्नेही कोलाइडों में अंतर। देखिए पहला अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में बनाने की विधियों में। द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं
उनके प्रक्षेपण माध्यम में प्रेषित प्रावस्था को आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, इनको तैयार कर सकते हैं आराम से इन दोनों को मिला के, लेकिन इनका बनाने के लिए आपको विशिष्ट विधियों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो दोनों माध्यम है, जो प्रक्षेपण और प्रेषित प्रावस्था हैं, वो आपस में मिलती नहीं है। कणों का आकार देखते हैं। इनके कण आणविक आकार के होते हैं। ठीक है, और इनके कण होते हैं झुंड के रूप में मिलके, यानी जो छोटे छोटे कण मिलके एक बड़ा झुंड के रूप में मोटा कण बनाते हैं, और जबकि ये छोटी छोटी अणुओं के रूप में मौजूद होते हैं। दृश्यता, कणों को अति सूक्ष्म दर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि कण बहुत छोटे छोटे बहुत बारीक होते हैं, जबकि इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये झुंड के रूप में एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। द्रवस्नेही कोलाइड, ये बात हमने पहले पढ़ ली है। उत्क्रमणीय अनुक्रमणीय। द्रवस्नेही कोलाइड में देखो अत्यधिक ये स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आपस में जुड़ के एक नया कण बना रहे मोटा, लेकिन ये तो अपनी एक नियमित स्थिति में मौजूद है। शांता, प्रक्षेपण माध्यम में इधर अधिक होती है और इधर लगभग परीक्षण माध्यम के लगभग इधर भी समान होती है। इधर आप पृष्ठ तनाव की बात करें, प्रक्षेपण माध्यम से कम होता है इसका, और इधर प्रक्षेपण माध्यम के समान होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ लेना है इसको। अगला है विद्युत अपघट्य का प्रभाव। विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा से स्कंदन होता है। अगर आप द्रवस्नेही में ज़्यादा मात्रा में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा? स्कंदन होगा। इधर आप थोड़ा सा मिलाएंगे, थोड़े से मिलाते हैं इनका स्कंदन हो जाएगा। ये नोट्स बनाते चलना, इनको लिखते जाना। टिंडल प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है, ये इसी चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। आगे विद्युत क्षेत्र में अभिगमन, कणों पर आवेश नहीं होता है, याद रखना इस बात का, द्रवस्नेही पर। विद्युत क्षेत्र में इनका अभिगमन किसी भी दिशा में हो सकता है अथवा बिल्कुल नगण्य अभिगमन, या तो हो भी सकता है या बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर तो कोई आवेश ही नहीं है, अर्थात इनको खींचने वाला या प्रतिकर्षित करने वाला नहीं है। इधर विद्युत क्षेत्र में कण धनाग्र या ऋणाग्र की ओर गमन करते हैं। कौन से? द्रव विरोधी कोलाइड में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण, यानी अब इनकी मोटाई के आधार पर हम देख रहे हैं। तो पहला है बहुआण्विक कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। वे कोलाइड जिनमें कोलाइडी सीमा से कम आकार के परमाणु या अणु गुच्छित हो, यानी कि इस श्रेणी में वो कोलाइड आएंगे जो कोलाइड की जो मोटाई हो, जो आकार है, उसकी सीमा से कम इनका आकार होता है, यानी कि छोटे छोटे कण होते हैं। उदाहरण याद कर लेना जरूर। सल्फर S8 अणुयुक्त सोल बहुआण्विक कोलाइड का उदाहरण है। उसी प्रकार सोना परमाणु या Au औरम परमाणु युक्त जो सोल बनता है, वो भी बहुआण्विक कोलाइड का उदाहरण है। इन कोलाइडों के बीच में वांडर वाल बल होते हैं, जो कि आपको पता है गैसों के बीच वांडर वाल बंद मौजूद होता है। दूसरा है वृहद आणविक कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं आकार, कोलाइडी सीमा से भी अधिक, यानी कोलाइडों की से भी इनका ज़्यादा आकार होता है। उदाहरण इसका स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन आदि। ये तीसरा है संगुणित कोलाइड, एसोसिएट कोलाइड। वे पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर सामान्य विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह कार्य करते हैं, उन्हें सगुणित कोलाइड कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इस श्रेणी में वे कोलाइड आएंगे जिनकी अगर सांद्रता कम होगी तो वो जनरली विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब यही पदार्थ अगर उच्च सांद्रता में आ जाते हैं तो वो कोलाइडों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन्हें सगुणित कोलाइड भी कहते हैं, इन्हें मेसेल भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखो हमारा कोर्स थोड़ा लेंथी है इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। साथ के साथ में आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते चलना। बोल रहा हूँ कंप्लीट कोर्स कराऊंगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। आगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। तो देखो पहली विधि है द्रवस्नेही कोलाइड रिसोल बनाने की विधियों में परीक्षित प्रावस्था को प्रक्षेपण माध्यम में घोलकर इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ लिया है द्रवस्नेही कोलाइड क्या होते हैं, इनके जो दोनों माध्यम होते हैं वो आपस में आसानी से घुल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इनको आराम से आप घोलकर इनको तैयार कर सकते हैं। जैसे जिलेटिन, गोंद, स्टार्च
अंडे की एल्बुमिन आदि इस कोलाइड के उदाहरण होते हैं, या इनको अपन आसानी से बना सकते हैं। दिक्कत किन में आएगी? द्रव विरोधी सोल बनाने की विधियों में। तो कोई दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है संघनन और दूसरा है परिक्षेपण। तो हम पहला पढ़ते हैं शुरुआत में परिक्षेपण विधियाँ, जिसको अपन बोलते हैं डिस्पर्सन मेथड। या तो इनमें देखिए, इन विधियों में पदार्थ के बड़े कणों को परिक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में कोलाइडी माप के कणों में तोड़ा जाता है। कहने का मतलब जैसे अपन मोटा पत्थर हो गया, मोटे पत्थर को आप क्रेशर मशीनों से छोटी छोटी गिट्टियों में बांट देते हैं, ठीक है, और उसी को अगर आप और बारीक करते हैं तो वो डस्ट में बदल जाती है। तो इसी प्रकार इतनी विधियों में ऐसा होगा कि जो कण होंगे उनको क्या करेंगे अपन यांत्रिक विधियों के द्वारा या ब्रेडिंग के द्वारा इनको धीरे धीरे क्या करेंगे अपन, पीसेंगे इनको, ठीक है। तो इसमें पहली विधि है देखो यांत्रिक परिक्षेपण, मैकेनिकल डिस्पर्सन। एक इसमें चक्की होगी 700 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 700 चक्कर लगाने वाली एक चक्की होगी, घूमने वाली कोलाइडी चक्की का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें निलंबित कण कोलाइडी माप में टूट जाते हैं, जिससे कोलाइडी विलयन बन जाता है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि यांत्रिक परिक्षेपण विधि में क्या होता है। इसके उदाहरण है काली स्याही, पेंट, वार्निश, रंजक, क्रीम, दंत मंजन और टेल्कम पाउडर। टेल्कम यानी जो सुगंधित पाउडर होता है। ये देखिए आप, देखो ये कोई चक्की है जिसके 2 पार्ट हैं, ये समझ लो, ये 2 पार्ट हैं यहाँ पर। ये पार्ट क्या करते हैं, विपरीत दिशा में ये घूमते हैं। 1 मिनट में 7000 चक्कर निकालेंगे। ऊपर से आपने निलंबन के कण डाले, यानी मोटे कण डाले, और आपको इनको बांटना किसमें, कोलाइड में तोड़ना है। तो देखो इधर से आपने, और ये चक्कर घूम रही है इधर, ठीक है, दोनों तरफ ये घूम रही है और इसको पीस दे रहा है, इसी को अपन बोलते हैं कोलाइडी मिल, ठीक है। समझ में आ गई। चलिए दूसरी है ब्रेडिंग आर्क विधि, या जिसे अपन बोलते हैं वैद्युत परिक्षेपण। देखो सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन इस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले बोल रहा हूँ, उदाहरण याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नोट, कोलाइडी सोल जल प्रतिकर्षी होता है, इसलिए इसमें स्थायीकरण हेतु इसमें थोड़ा सा KOH मिला दिया जाता है। देखो ब्रेडिंग आर्क विधि है, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डायग्राम में इसको समझा देता हूँ मैं। देखो इधर जिसका आपको आर्क तैयार करना है उसकी आपने ये छड़ें ले ली यहाँ पर, ठीक है, 2 आपने छड़ें ले ली। ये दोनों छड़ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, एक एनोड हो जाएगा और एक कैथोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्थायीकरण के लिए आपने जल के साथ में KOH भी मिला दिया है। यहाँ पर दोनों के बीच में एक आर्क उत्पन्न होगा, इसमें आपने पानी भर दिया है, जिसको अपन बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, और इसको आप ठंडा रखना चाहते हैं, क्योंकि ठंडा रखेंगे तभी तो इसका सोल तैयार होगा, नहीं तो पूर्णतः ये वाष्पित हो जाएगा। तो ठंडा रखने के लिए क्या करेंगे, अपन इसमें बर्फ इधर भर देंगे, जिसको अपन बोल रहे हिमशीत मिश्रण, ठीक है। इसी प्रकार से तो अपन देखो इसको पढ़ ही लेते हैं पूरा। इस विधि में जिस धातु का सोल बनाना होता है उसे पतले तारों को जल में डुबो देते हैं। तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर अपन ने जल में इसको डुबो दिया। ये तार इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं, ठीक है, एक धनायन और एक ऋणायन है। परिक्षेपण माध्यम को हिमशीत मिश्रण में ठंडा करते हैं, यानी इधर आपने इसको कूल रख रहे हैं। आर्क द्वारा उत्पन्न उष्मा धातु को वाष्पित करती है, क्योंकि यहाँ पर आर्क उत्पन्न हो रहा है। आर्क का मतलब जैसे आप देखो किसी चीज़ से अगर आप हाथ को घर्षित करते हैं तो वो जगह गर्म सी हो जाती है ना, तो वैसे आर्क धातु वाष्पन के संघनन से धातु का सोल प्राप्त होता है। सोल जल प्रतिकर्षी होता है, अतः स्थायीकरण है तो उसमें थोड़ा सा KOH मिला दिया जाता है। ये हो गया आपकी ब्रेडिंग आर्क विधि। तीसरी है इसमें पेप्टीकरण, ये लास्ट है इसकी। पेप्टीकरण किसी ताज़ा बने अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा में, देखिए पेप्टीकरण किसी ताज़ा बने अवक्षेप को किसी विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा या अल्प मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम में हिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को पेप्टीकरण कहते हैं। यानी कोई ताज़ा आपने अवक्षेप तैयार किया, ठीक है, उसको किसी विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे। जैसे मान लीजिए आपने इधर फेरिक हाइड्रोक्साइड ताज़ा है जो आपने तैयार किया, उसमें आप थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड का मिश्रण मिला देंगे तो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल तैयार हो जाएगा। इसी को आप बोलते हैं पेप्टीकरण। और पेप्टीकरण के लिए प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य को आप पेप्टीकारक कहते हैं। यानी कि जो आप यहाँ पर वैद्युत अपघट्य ले रहे हो उन्हें अपन बोलेंगे पेप्टीकारक, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए आप, AgCl, इसका ताज़ा अवक्षेप आपने लिया, इसमें आपने NO3 मिलाया थोड़ा,
तो आपको AgCl का सोल प्राप्त हो गया। उसी प्रकार BaSO4 आप इसको पानी से धोएंगे तो आपको BaSO4 का सोल प्राप्त हो जाएगा। और लास्ट इसका CuSO CuS है, अगर आप इसी को भी पानी से धोएंगे तो आपको CuS का भी सोल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो हो रहा है शायद लंबा हो गया, लगभग 25 मिनट का हो गया। तो आगे का अपन ऐसा करेंगे, इस लेसन को 2 या 3 भागों में डिवाइड कर देंगे ताकि आप भी बोर ना हो और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपन इसको कंप्लीट करते हैं आज के लिए। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं इसके भाग नंबर 2 में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा, आपको इस वीडियो में कहाँ कहाँ दिक्कत आई है, किस प्रकार से हमें सुधार करना चाहिए, वो भी सारा आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर से बोल रहा हूँ, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।